नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप सभी का जीएस गुरु स्वागत करता हूं पुनः आप सभी का एक बार प्रवीण मैथ्स क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था बीपीएससी टीआरई 4 के साइंस का, उस सीरीज को आज हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप लोग सारे सीरीज को देख रहे होंगे और सभी को नोट कर रहे होंगे जो भी एनालिसिस साथ में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब का हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब का शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण पूछ रहा है कि कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके वृक्क में। ठीक है, जाएगा आपके वृक्क में, किडनी में हो जाएगा। ये हो गया आपका किडनी। आपको दोस्तों एक बात याद रखना है कि हमारे शरीर में देखिए होता क्या है, यूरिया फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यूरिया जो बन रहा है, ये यूरिया कहाँ बन रहा है, तो यूरिया बनता है यकृत में। ये जो यूरिया फॉर्मेशन हो रहा है ये बन कहाँ रहा है, ये बनेगा लीवर में, लीवर में, यकृत में। और ये जो बना हुआ यूरिया है इसको हमारे खून से, हमारे रक्त से अलग करने का काम, छानने का काम कौन करेगा, शुद्धिकरण का काम कौन करेगा, तो ये करेगा किडनी, वृक्क करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न पहले वाले सीरीज में भी हम करवा चुके हैं और आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर के इक्वल्स टू क्या कीजिएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा बोल रहा है तो हाफ mv²। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि जिसके बारे में बोल रहा है, दो गुना कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, 3 गुना, 4 गुना, कितनों गुना कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसी को रखना है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें देखिए किसको कर रहा है, इसमें वेग को दोगुना कर रहा है, तो वेग को रखेंगे, बाकी चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस हाफ को और m को आप हटा दीजिए और वेग किया कितना है, दोगुना किया है, तो आप इस v के जगह क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो आ गया आपका नया गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 गुना, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई इकाई हो जाएगा दोस्तों आपका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही हम लोग देख लेते हैं जो अन्य ऑप्शन है वो किसका इकाई है। तो आप बताइए जरा कि जो वोल्ट है, वोल्ट किसका होगा, तो आप कहिएगा सर वोल्ट जो है वो होता है पीडी का, मतलब कि विभवांतर का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके विभवांतर का, विद्युत विभवांतर का। वाट किसका होगा, तो वाट आप कहिएगा कि सर ये तो शक्ति का हो जाएगा, पावर का हो जाएगा। इसके बाद एम्पियर तो दोस्तों हमारे विद्युत धारा का हो गया, और ओम किसका होगा, तो ये जो ओम है ये हो जाएगा आपके प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का। ठीक है, ये हो गया प्रतिरोध का। तो आपको सारी राशियों का जो एसआई यूनिट है वो अवश्य याद रहना चाहिए, जरूर याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम जो है, जिसे हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं, तो अब आप इसमें देखिएगा कि जड़त्व आपको दी गया ऑप्शन नंबर बी पर। हालांकि जड़त्व का नियम दिया किसके द्वारा गया था, तो जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। और आपको एक बात याद रखना है, बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है ये कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो गति को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले गैलीलियो ही थे। ठीक है, तो गैलीलियो के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया और इसी से संबंधित क्या है, तो न्यूटन का प्रथम गति नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि अम्ल का पीएच सामान्यतः कितना होता है। तो अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे एक स्केल इस तरीके का, ये जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल को आप गौर से देखिएगा तो आपको ये कहां से कहां तक मिलेगा, तो 0 से ये 14 तक आपको मिलेगा, और बीच में आपका क्या हो गया, बीच में हो गया आपका 7। तो ये आपको याद रखना है कि जो 7 होता है ये उदासीन होता है। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिएगा, तो ये कीजिएगा आप उदासीन, ये न्यूट्रल हो जाएगा। और जो भी 7 से कम है ये इधर एसिडिक हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका अम्लीय। ठीक है, ये आपका अम्लीय होगा। और जो भी 7 से ऊपर होगा वो क्या होगा, तो वो क्षारीय हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्षारीय है।
तो जैसे जैसे आप 7 से दूर जाइएगा तो जो क्षारीयता है वो बढ़ते जाएगी, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप इधर भी 7 से दूर जाइएगा, मतलब 0 की तरफ जाइएगा, तो अम्लीयता क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। मतलब आपको ये याद रखना है कि जैसे हम 7 की तरफ बढ़ते हैं, चाहे हम इधर से बढ़े या फिर हम इधर से बढ़े, अगर आप इधर से 7 की तरफ आइएगा तो अम्लीयता कम होता जाएगा और फाइनली आप 7 पे पहुंच के उदासीन हो जाइएगा। और अगर आप 14 की तरफ से आ रहे हैं 7 की तरफ, तब भी क्षारीयता कम होते जाएगी और कम होते 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 जब आप 7 पे पहुंचिएगा तो फिर से क्या हो जाइएगा, उदासीन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां हमसे बोल रहा है कि अम्ल का पीएच जो है कितना होता है, तो आप कहिएगा कि 7 से क्या होता है, कम होता है। तो ये नंबर हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्य में सामान्य रक्तचाप लगभग कितना माना जाता है। तो हमारे शरीर में जो सामान्य, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो माना जाता है 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, क्या रखिएगा, तो 120/80 आपको ध्यान में रखना है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आपका। चलिए, नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चालक का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करेगा। तो आप पढ़े होंगे कि जो चालक का प्रतिरोध होता है R, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि चालक का प्रतिरोध जो है वो चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। फिर आप पढ़े होंगे कि चालक का प्रतिरोध जो है वो चालक का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और फिर आपने पढ़ा कि चालक का जो प्रतिरोध होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 चीज देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, 3 चीज। तो आप कहिएगा कि सर लंबाई के समानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है और तापमान के समानुपाती है। तो यहां से देखिए जरा कि क्या आपको ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिख रहा है कि लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ ये हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिया है। एक और बात आपको याद रखना है कि जब भी हमारे ऑप्शन में कोई भी अतिशयोक्ति वाला शब्द देता है, मतलब एकदम बढ़ा चढ़ा करके देने वाला शब्द, जैसे आप देखिए यहाँ क्या लिखा है कि केवल लंबाई, तो ज्यादातर मतलब कि आप समझिए कि 99.99 केसेस में ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं वो गलत ही होते हैं, ठीक है, जो अतिशयोक्ति वाले होते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा डेटॉल का जब प्रचार आएगा तो उसमें वो 99.9 ही लिखता है, पूरा 100% नहीं लिख देता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इस प्रकार के ऑप्शन आवे तो 99.99 चांस है कि ये गलत ही होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर हो जाएगा और तापमान पर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेन हमारा प्रश्न ये है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल स्ट्रैंडेड मॉडल जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो आप कहिएगा कि सर वाटसन और क्रिक के द्वारा। ये जो प्रश्न है वो न जाने कितने बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अन्य जो भी अब आने वाले एग्जाम है उसमें ये प्रश्न आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। चलिए, डीएनए के बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं। तो डीएनए का आप लोग फुल फॉर्म जान रहे होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये आप कहिएगा कि वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब डीएनए में आपको ये याद रख, अच्छा है एक और बात कि डीएनए पाया कहाँ जाता है। तो देखिए दोस्तों, डीएनए जो है कभी कभी प्रश्न पूछ देगा कि जो हमारी कोशिका है, कोशिका के केंद्रक के अलावा और कहाँ डीएनए पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि केंद्रक के अलावा जो है, केंद्रक के अलावा और ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसके बाद आपको कहाँ मिल जाएगा, तो प्लास्टिड में। तो कौन से प्लास्टिड में, तो क्लोरोप्लास्ट में ये मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में भी आपको मिलेगा। इसके बाद ये जो डीएनए है इसमें हम देखते हैं कि प्यूरिन और पायरीमाइडिन होता है। तो ये जो आपका प्यूरिन है और ये जो पायरीमाइडिन है, इसमें आपको याद रखना है कि ATGC आपको याद रखना है। अब आप कहिएगा कि ये क्या लिख दिए आप ATGC, तो ये ए से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए से हो जाएगा एडेनिन। ठीक है, ए से एडेनिन आप बोलिएगा, जी से आप बोलिएगा गुआनिन हो जाएगा, सी से साइटोसिन है ये साइटोसिन, और टी से आपका क्या हो जाएगा, थाइमीन हो जाएगा। ठीक है, ये थाइमीन। तो ये आपको याद रखना है। और कौन किससे जुड़ा होता है, तो ये एडेनिन जुड़ा होगा थाइमीन से और गुआनिन जुड़ा होगा किससे, साइटोसिन से। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्यूरिन में दो है, पहला हो गया एडेनिन गुआनिन, और पायरीमाइडिन में भी दो है, थाइमीन और साइटोसिन हो गया। और एडेनिन थाइमीन से, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि पृथ्वी पर वस्तुओं का भार ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए मैंने जी का, स्मॉल जी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था। ठीक है ना, क्योंकि आप बोलिएगा कि सर भार बराबर होता क्या है, तो भार वेट इक्वल्स टू आप लिखते हैं mg, हाँ या ना। तो m जो है द्रव्यमान जो है वो तो फिक्स होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान फिक्स है, उसको आप भूमध्य रेखा पे ले जाइए, विषुवत रेखा हो गया, आपका ध्रुव हो गया, चांद हो गया, अंतरिक्ष हो गया, कहीं लेके आप जाइए, आपका द्रव्यमान नहीं बदलने वाला है, आपका क्या बदलेगा, भार बदलेगा। क्यों, क्योंकि भार आपका डिपेंड कर गया किस पर, जी के ऊपर। जी तो बदलता है ना, अरे एम नहीं बदलता है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन अलग अलग स्थानों पर जी तो बदल जाता है। समझे बात को। तो यहां पर याद कीजिए मैंने बताया था कि जी का मान मैक्सिमम कहां होता है, तो आप कहिएगा कि गुरुजी आपने बताया था कि जी का मान जो है ध्रुवों पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और विषुवत रेखा पर आपने बताया था कि जी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अब आप खुद बताइए कि जहां पर जी का मान मैक्सिमम होगा वहीं पर ना भार भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ध्रुवों से जब हम विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो जो जी का मान है वो घटता है, और जब ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आने के क्रम में जी का मान घटेगा तो क्या भार नहीं घटेगा। जैसे जैसे जी घटेगा वैसे वैसे ये जो वेट है वो भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो आप कहिएगा कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा आने के क्रम में जी का मान घटा, जिस कारण से भार भी क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो आप ऑप्शन क्या मारिएगा, देखिए जरा जल्दी से बताइए आप क्या मानिएगा, आप मारिएगा बी नंबर, घटता है। ठीक है, चलिए आया ये समझ में, आया तो बहुत अच्छा, और नहीं आया तो और भी अच्छा, क्योंकि एक बार हम फिर से बोल देते हैं। जी का मान मैक्सिमम कहां होगा, ध्रुवों पर, और जी का मान मिनिमम कहां होगा, तो विषुवत रेखा पर। जी का मान अंतरिक्ष में कितना होगा, 0 होगा, शून्य होगा, और जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा, वहां पर भी शून्य होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हमारे रक्त में जो आरबीसी है उस आरबीसी में मौजूद है हेमोग्लोबिन। कौन सा ग्लोबिन आप बोलिएगा, बोलिएगा हेमोग्लोबिन। तो आरबीसी में क्या मौजूद है, इसमें मौजूद है हेमोग्लोबिन मौजूद है। और हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप कहिएगा कि गुरुजी इसमें आयरन पाया जाता है। याद रखना है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में कि हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व, आयरन होता है। अब देखिए यहाँ पर तो हेमोग्लोबिन ढूंढ लीजिए, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख गया हेमोग्लोबिन, बस यही आप पट से हेडशॉट मार दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब उत्तर हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी सरल लोलक का आवर्त काल किस पर निर्भर करता है।
तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो ये जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि किस पर निर्भर करता है, बढ़ेगा, कब घटेगा आवर्तकाल, पहाड़ों पे ले जाएंगे तो बढ़ेगा कि घट जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो सारा का सारा प्रश्न आपके एक फॉर्मूला से बनने वाला है। तो यहाँ पे सरल लोलक का आवर्तकाल आप टाइम पीरियड क्या लिखिएगा, तो ये जो टाइम पीरियड होता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, वो होता है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी होता है, ठीक है। अब अगर आपको ये पता है तो आप जग जीत लीजिएगा, ठीक है ना, ये बस बोलने के लिए था, बल्कि जीतिएगा नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या क्या आपको दिख रहा है। आप कहिएगा सर 2 पाई भी दिख रहा है, 2 पाई से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू सारे में सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका मिल गया लंबाई और दूसरा मिल गया गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन में देखिए जरा कहीं दिख रहा है कि आप कहिएगा सर सी नंबर में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो यही दिख रहा है जो आप बोले, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आप लंबाई को बढ़ा दीजिएगा तो लंबाई बढ़ाने से क्या होगा, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर ऊपर सीधा संबंध होता है, याद रखिएगा, ऊपर ऊपर सीधा संबंध, लंबाई बढ़ाइएगा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और ऊपर नीचे कैसा, तो उल्टा संबंध, ऊपर नीचे फिर से बोलिए उल्टा संबंध। इसका मतलब अगर आप जी को बढ़ाइएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, एल बढ़ा टी बढ़ा, लेकिन अगर जी को बढ़ाइएगा तो टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं ना ए बराबर बी बटे सी, आपको ये याद रखना है कि ऊपर ऊपर सीधा संबंध, मतलब एगो बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एगो घटेगा तो दूसरा घटेगा। ऊपर नीचे अगर आपको देखा जाए तो ऊपर और नीचे उल्टा संबंध, ये सीधा सीधा संबंध, और यहाँ पे आप बोलिएगा उल्टा संबंध। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद करना पड़ेगा आपको। ऊपर नीचे उल्टा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, लेकिन ऊपर ऊपर सीधा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, और अगर इसी में आपको एसएचएम का टाइम पीरियड बोल देता, सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर टाइम पीरियड आपको बोलता, तब आप क्या बोलते, तब आप बोलते कि सर 2 पाई रूट अंडर एम बट्टे के हो जाएगा, जहां पर ये के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम आपका मास है, द्रव्यमान है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो आपको देखिए हम क्या बोले कि अगर फॉर्मूला याद है तो आपको सब याद है। क्या आप नहीं पढ़े हैं, P बराबर 1 बाई क्या होता है, F होता है। पावर जो है वो फोकल लेंथ का ही व्युत्पन्न होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और अभी तुरंत मैंने बताया था कि ऊपर नीचे कैसा संबंध, तो आप कहिएगा गुरुजी ऊपर नीचे उल्टा संबंध, ठीक है, लगा दीजिए उल्टा संबंध। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप फोकस दूरी को क्या कीजिएगा, बढ़ाइएगा, फोकस दूरी आप बढ़ाइएगा तो क्षमता कम हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि फोकस दूरी को कम करेंगे तब क्या होगा, तब जो है शक्ति क्या होगी। तो इसमें देखिए आप क्या कीजिएगा, चलिए आप कीजिएगा कि सर फोकस दूरी कम बोल रहा है तो फोकस दूरी कम कीजिए, और ऊपर नीचे उल्टा संबंध होता है तो ये कम कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस बढ़ा दीजिए इसको। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। उत्तल फोकस दूरी अगर कम कीजिएगा तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने में निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए यहां पर पहले भार, तो भार तो देखिए अभी तुरंत मैंने बताया था दोस्तों कि भार डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है जी पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। तो हम देखिए कि जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो जो जी का मान है, जी का मान वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब जी का मान कम हो जाएगा तो आप कहिएगा कि सर भार, ये जो भार है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब दो चीज तो बदलता हुआ हमें दिख रहा है, क्या नहीं बदलेगा, तो द्रव्यमान बदलेगा।
हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो आप कहिएगा कि सर हर स्थिति में द्रव्यमान क्या है हमारा, ये फिक्स है, ठीक है ना, ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नहीं होता है। तो अपरिवर्तित कौन रहेगा, आपका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, जबकि भार, गुरुत्वीय बल, ये सब क्या हो जाने वाला है, चेंज हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए अगर हमसे प्रश्न बोलता कि क्या परिवर्तित हो जाएगा, तब आप कहते कि भार और गुरुत्वीय बल जो है ये दोनों क्या हो जाएगा, परिवर्तित। लेकिन हमसे बोल रहा था कि कौन अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में पित्त रस का, ये जो बाइल जूस आप देख रहे हैं, बाइल जूस का पित्त रस का निर्माण होता है लीवर में, ठीक है ना, मतलब कि यकृत में इसका निर्माण होगा। लेकिन अगर संचित का बात पूछे कि कहाँ इसका संचय होता है कुछ समय के लिए, तो गल ब्लेडर में, पित्ताशय में ये संचित होता है। लेकिन हमसे बोल रहा था कि निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक होते हुए भी धातु नहीं है। मतलब विद्युत का सुचालक है, इसका ये अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट तो कर रहा है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही है, लेकिन वो क्या नहीं है, धातु नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालन करता है वो कौन है, तो वो है ग्रेफाइट है, ठीक है। तो आप यहां से क्या मार दीजिएगा, ग्रेफाइट मारिएगा। ग्रेफाइट है क्या, तो ये है अधातु, और अधातु होने के बावजूद ये क्या करता है, ये सुचालन करता है, मतलब ये सुचालक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होगी, तब जाकर के क्या लगेगा, जंग लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल क्या है। तो आपको पता होगा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो आप कहिए फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के समान एवं, अच्छे सुनिएगा, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो इसी चीज को ढूंढ लीजिए। तो आप कहिएगा कि सर अभी आप बोले थे समान, इसका मतलब कि समान परिमाण के होते हैं और दिशा क्या होता है, विपरीत होता है, विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में आता है, ठीक है। अब देखिए कि मानव जो है दोस्तों, मानव है स्तनधारी, तो हम देखिए कि मानव में कितने चेंबर, तो आप कहिएगा कि सर मानव में 4 चेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो 4 चेंबर में कौन कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर वाला राइट एट्रियम और ये आपका राइट वेंट्रिकल। मतलब इसी को आप कहते हैं बाया आलिंद, और ये आपका हो जाता है बाया निलय। फिर यही चीज आप इधर लिखते हैं, लेकिन इधर आप लिखते हैं दाया आलिंद और यहां पर दाया निलय। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में आता है, ठीक है ना। तो आप कहिएगा सर कहां से आएगा, भाई कहां से आएगा क्या होता है, फेफड़ों से जाएगा, ठीक है ना। तो कहां जाएगा, तो ये सरसरा करके आ जाएगा, कहां पर, ये आएगा आपके बाएं आलिंद में, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, आपको याद रखना है बाया आलिंद। फिर यहां से ये आता है नीचू, और ई फिर ई नीचू से बाएं निलय से ई फिर निकल करके फुचक हो करके पूरे शरीर में जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बाया आलिंद। देखिए जरा कहाँ है, नजर दौड़ाइए, तो आप देखिएगा बाया आलिंद, ये सी नंबर में मिल गया, ठीक है, बाया आलिंद। चलिए तो आज हम लोग दोस्तों इतना ही रहने देते हैं।
सभी एनालिसिस को आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है, अपने दोस्तों के साथ इसे आप शेयर कीजिए। बीपीएससी टीआरई 4 में एक भी ऐसा हमारा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका साइंस का क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। इस बात की हम गारंटी लेते हैं, आप लिख करके ले लीजिए और आकर के कोचिंग पर साइन भी हमसे करवा लीजिए, ठीक है, अगर हम मिल गए यहाँ पर तब। चलिए तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ, बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।